जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो डेली हम लोग यहाँ पे बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड लगातार प्रश्नों को कर रहे हैं। सुबह में बिहार से रिलेटेड हम लोग प्रश्नों को करते हैं जो बीपीएससी के द्वारा बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। तो कमेंट बहुत सारे आ रहे थे, जिसकी वजह से मैंने बिहार से रिलेटेड जो है प्रश्नों को सुबह में कराने का प्रयास किया। ठीक है, तो वो तो होंगे ही। आप लोग उस लेक्चर को नहीं देखे होंगे तो जरूर आप लोग उस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। और जो दोपहर में होती है क्लासें, कुछ कारणवश लेट हो जाती है, तो उसको वो जो होती है इंपॉर्टेंट जो प्रश्न होते हैं उसको कराया जाता है, प्रैक्टिस प्रश्नों को कराया जाता है। तो अगर आप लोग इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो क्लासें होती है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कीजिए। वहां से जो क्लासें होगी उस क्लास की सारी पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी। तो जल्दी से आप लोग इस चैनल को ज्वाइन कीजिए। और आप लोग से निवेदन है दोस्तों कि जरूर आप लोग इसे शेयर कीजिए, इसे बढ़ने में जरूर आप लोग सहयोग कीजिए। आप ही लोग की दुआ है जिसकी वजह से आप लोग इस बार बिहार शिक्षक भर्ती में अपना सिलेक्शन जरूर लीजिएगा। तो ऐसे प्रश्न आपको बार बार नहीं मिलेंगे, जरूर देखिए। यहाँ पे जो पहला प्रश्न है, देखिए अच्छा सा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो पहला प्रश्न करे कि भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम विदेशी शाखाएं हैं। तो यहाँ पे देखिए तो पहला विकल्प का जो आंसर जो होगा बी ऑप्शन, ये बिल्कुल सही होगा। यूके में है। कहाँ पे जो है भारतीय बैंक की कहाँ पे अधिकतम शाखाएं हैं, तो यूके में सबसे ज्यादा अधिकतम शाखाएं हैं। क्लियर। प्रश्न चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर पे। यहाँ पे जो दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या ट्रिम्स का सही विस्तार है। मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि ट्रिम्स का सही पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स जरूर याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये जो ट्रिम्स जो वर्ड्स लिखा गया है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ ही है। इसकी वजह से मैंने बीपीएससी के द्वारा भी ये प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा गया है, तो इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। जितना हो सके साथियों आप लोग प्लीज इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोग शेयर करने में घबराइएगा मत, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न करे कि सैनविट का संबंध किससे है, तो सैनविट का जो संबंध है उत्पाद शुल्क से है। यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, एकदम फिक्स है। सैनविट का संबंध किससे है, तो सैनविट का संबंध उत्पाद शुल्क से। चलिए प्रश्न आते हैं हम लोग चौथे नंबर पे। यहाँ पे जो चौथा प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक विकास का व्यवस्थित सिद्धांत दिए हैं। तो उस अर्थशास्त्री का नाम होगा डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो ने आर्थिक विकास को व्यवस्थित सिद्धांत दिए हैं, डेविड रिकार्डो। राइट आंसर यहाँ पे जो बी होगा ये बिल्कुल सही होगा। प्रश्न आते हैं हम लोग अगले नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उन पर जो अभियोग लगाया जा सकता है किसके द्वारा, तो राज्यसभा के द्वारा। राइट आंसर यहाँ पे देखें तो बी ऑप्शन सही होगा, राज्यसभा के द्वारा उपराष्ट्रपति पर अभियोग लगाया जाता है। ठीक है, और इस समय कुछ ही दिनों में आप लोग का एग्जाम भी होगा, तो इसलिए आप लोग इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि प्रश्न जो है छूटे नहीं एग्जाम में। अब मैं आप लोग को प्रैक्टिस तो करा ही रहा हूं, जितना हो सके उतना कराऊंगा। 6 प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे जो 6 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है, कौन सा राज्य विधानसभा है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा के सदस्यों की जो संख्या होती है वह सबसे अधिकतम है। प्रश्न देखिए अगला आते हैं 7 नंबर। यहाँ पे जो 7 प्रश्न है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। तो भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। कितने भाषाओं को शामिल किया गया है, तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। प्रश्न चलते हैं हम लोग 8 नंबर पे। यहाँ पे जो 8 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। कौन थे, तो जीवी मावलंकर थे स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष। आगे प्रश्न आते हैं 9 पे। अच्छा सा प्रश्न आया है ये। 9 प्रश्न है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो ये किसके अंतर्गत आती है, तो ये मौलिक आधिकारिकता है, उसी के अंतर्गत आती है। अगर उच्चतम न्यायालय और जो राज्य का बीच विवाद होता है तो वह किसके अंतर्गत आती है, या किस शक्ति के अंतर्गत आती है, तो मौलिक आधारिकता के अंतर्गत आती है। चलिए प्रश्न आते हैं हम लोग यहाँ पे 10 नंबर पे।
10 नंबर प्रश्न है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ पे स्थित है। तो लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है ये अरब सागर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो ये अरब सागर में स्थित है। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। प्रश्न हम लोग आते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर प्रश्न है कि आर के लक्ष्मण का 26 जनवरी 2015 को निधन हो गया था। वह भारत के अग्रणी थे। आर के लक्ष्मण आप लोगों को पता भी होगा, ये तक कार्टूनिस्ट थे। यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, कार्टूनिस्ट थे। कौन था, आर के लक्ष्मण। इनका निधन कब हुआ था, तो 26 जनवरी 2015 ईस्वी 26 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है, प्रश्न बहुत अच्छे हैं। 12 प्रश्न देखिए। 12 प्रश्न करे कि द 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ, द 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक का क्या नाम है। तो इस पुस्तक के लेखक चेतन भगत हैं। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो चेतन भगत हैं। प्रश्न आते हैं हम लोग 13 नंबर पे। 13 नंबर प्रश्न है कि 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेल स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो उस भारतीय महिला का नाम होगा कमलजीत संधू। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है। उस भारतीय महिला का क्या नाम है, तो उस भारतीय महिला का नाम कमलजीत संधू है, जिसने 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेल स्वर्ण पदक जीती है। और ये महिला कहाँ की है, तो ये भारतीय महिला है, भारत की रहने वाली है। प्रश्न हम लोग आते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर प्रश्न है कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया है। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया है, तो मार्टिन कूपर, जरूर याद कीजिएगा। मार्टिन कूपर के द्वारा जो है मोबाइल फोन का आविष्कार किया है। किसके द्वारा आविष्कार किया गया है मोबाइल फोन का, तो मार्टिन कूपर के द्वारा। प्रश्न 15 है कि चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का सर्जक कौन था। चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का सर्जक कौन थे, तो यहाँ पे नेक चंद थे। यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। कौन थे दोस्तों, तो नेक चंद थे। प्रश्न चलते हैं हम लोग 16 नंबर पे। 16 नंबर प्रश्न है कि कथकली जो है नृत्य, ये किस राज्य से रिलेटेड है, किस राज्यों का ये नृत्य है, तो ये केरल का है। किस राज्यों का नृत्य है केरल कथकली, तो ये केरल का हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न हम लोग 17 नंबर पे। यहाँ पे जो 17 प्रश्न है कि विश्व भ्रष्टाचार सूची 2014 में भारत का रैंक 175 राष्ट्रों के बीच कौन सा रहा है। विश्व भ्रष्टाचार सूची 2014 में भारत का रैंक 175 राष्ट्रों के बीच कौन सा रहा है, तो याद करिएगा, बहुत अच्छा सा प्रश्न आ गया। 85वां रैंक रहा है। कौन सा रैंक रहा है, तो 85वां रैंक रहा है। चलिए प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आते हैं 18 नंबर पे। 18 नंबर प्रश्न है कि भारत में मुद्रास्फीति की उच्चतम दर के परिणाम स्वरूप अमेरिकी डॉलर जो है यहाँ पे ब्लैंक्स होगा क्या होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, बढ़ जाते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, बढ़ जाते हैं। जो मुद्रास्फीति की जो उच्चतम दर होते हैं वह अमेरिकी डॉलर जो होते हैं वह कहाँ पे बढ़ जाते हैं, भारत में बढ़ जाते हैं। प्रश्न चलते हैं हम लोग 19 नंबर पे। 19 प्रश्न है कि वर्ष 2012 से 13 में किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। तो उस राज्य का नाम हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जहां पे गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है 2012 से लेकर 2013 में। आगे प्रश्न है देखिए 20 प्रश्न है कि नाबार्ड NABARD का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये जो है किसका पूर्ण रूप हो जाएगा, तो नाबार्ड का हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि क्षैतिज अक्ष के समानांतर मांग वक्र में जो मात्रा को दर्शाता है किसके बराबर कीमत लोच होती है। ये किसके बराबर होता है, असीमित होती है। ये किसके बराबर कीमत लोच होती है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, असीमित होती है। आगे प्रश्न देखिए 22 प्रश्न है कि कौन से दशक को औपनिवेशवाद समाप्त करने का युग कहा जाता है। कौन से दशक को, यहाँ पे जो दशक का नाम हो जाएगा 1950 के दशक को जो है औपनिवेशवाद समाप्त करने का युग कहा जाता है, जिसको हम डिक्लोनाइजेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो डिक्लोनाइजेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो 23 प्रश्न है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं, तो 22 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, तो 22 सदस्य हैं। प्रश्न आते हैं हम लोग 24
24 प्रश्न है कि भारत का वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्ण के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किए हैं। उनका क्या नाम है? तो एम.एच. अंसारी हो जाएगा। उनका क्या नाम है? तो उनका नाम जो है एम.एच. अंसारी है, जिन्होंने राधाकृष्ण के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में अपने पद को प्राप्त किए हैं। आगे प्रश्न है 25 प्रश्न है कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा द्वारा कितने समय में पारित करना होता है? तो कितने समय में? तो 6 सप्ताह में उसको पारित करना होता है। कितने सप्ताह में? तो 6 सप्ताह में। 26 प्रश्न है, 26 प्रश्न करे कि विषम शब्दों को चुना है सामवेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण और ऋग्वेद। तो आप लोग को पता हो गया कि विष्णु पुराण जो हो जाएगा ये सबसे अलग हो जाएगा। यहाँ पे ए, बी और डी जो है एक ही वेद के अंतर्गत आते हैं, लेकिन विष्णु पुराण जो हो जाएगा ये अलग हो जाएगा, कोई वेद वो ये नहीं है। 27 प्रश्न है कि द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। इस पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? अच्छा सा पुस्तक है, हम बहुत बार आप लोग को बता भी चुके हैं कि आप लोग पुस्तक से रिलेटेड जरूर उनके राइटर और उनके जो पुस्तक का नाम है उसे जरूर याद कीजिएगा। प्रश्न 1 या 2 जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें लियो टॉलस्टॉय जो है ये द किंगडम ऑफ गॉड इज इवन यू के लेखक माने जाते हैं। ये ऑप्शन सही होगा। आगे प्रश्न है 28 कि निम्नलिखित में से कौन पेशावर सदन के संस्थापक थे? तो पेशावर सदन के जो संस्थापक थे बालाजी विश्वनाथ थे। यहाँ पे देखें तो बी ऑप्शन सही होगा। कौन थे? तो बालाजी विश्वनाथ थे। 29 प्रश्न है, 29 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे दोस्तों? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। आगे प्रश्न देखिए 30 नंबर प्रश्न है कि किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? कौन सा उस भारतीय शासक का नाम बताना है जिन्होंने कलिंग का युद्ध लड़े हैं? ये अशोक हो जाएंगे। यहाँ पे डी ऑप्शन जो हो जाएंगे ये बिल्कुल से होंगे। अशोक जो है ये भारत के शासक है जिन्होंने कलिंग का युद्ध लड़े हैं। 31 प्रश्न है कि भारत की जनगणना के अनुसार 50,000 से लेकर 99,900 माफ कीजिएगा 99,999 तक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? उसे श्रेणी 2 में शामिल किया जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे श्रेणी 2 शहर कहा जाता है, 2 में उसको शामिल किया जाता है, जिसकी भारत की जनगणना के अनुसार 50,000 से लेकर 99,999 की जनसंख्या को श्रेणी 2 शहर में शामिल किया जाता है, उसको श्रेणी 2 कहा जाता है। प्रश्न चलते हैं हम लोग 32 नंबर प्रश्न है कि अक्टूबर हीट का प्रमुख कारण क्या है? अक्टूबर हीट का जो प्रमुख कारण है उच्च आर्द्रता के साथ संबद्ध उच्च तापमान। ये जो है अक्टूबर हीट का प्रमुख कारण है, उच्च आर्द्रता के साथ संबद्ध उच्च तापमान। 33 प्रश्न है कि उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो ये जातीय का राज्य संघ था वज्जी था। उस गणतंत्र का वज्जी गणतंत्र है जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ रहा था वज्जी। यहाँ पे 34 प्रश्न है कि क्यूबा किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो क्यूबा जो हो जाएगा चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। क्यूबा किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चीनी का। अब 35 प्रश्न देखिए कि सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो सिस्मोग्राफी जो हो जाएगा नदियों का विज्ञान है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न हैं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कोई भी प्रश्न कंफ्यूजन हो के तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, जरूर मैसेज कीजिए कि हाँ सर इसमें कोई दिक्कत है, तो आप बताने का हम प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, एगो सिस्मोग्राफी होता है किसका विज्ञान का, एगो भूकंप का भी अध्ययन होता है। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। 36 प्रश्नों को देखिए, यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न है कि रक्त प्लेटनेस जिसको बिम्बाणु के नाम से जानते हैं, ये इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। इन्हें थ्रोम्बोसाइटस भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें थ्रोम्बोसाइटस कहते हैं। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा ये बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, आगे प्रश्न पे हम लोग आते हैं 37 नंबर। 37 प्रश्न है कि जैव वर्गीकी के मूल यूनिट क्या है? जैव वर्गीकी के मूल यूनिट इको टाइप है। क्या है? जैव वर्गीकी की मूल यूनिट इको टाइप है। बी ऑप्शन सही होगा। 38 प्रश्न पे देखिए,
38 नंबर यहाँ पे जो प्रश्न है कि वक्ष गुहा में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है। तो वक्ष गुहा में जो है थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। बी ऑप्शन सही हो रहा है। आगे प्रश्न पे चलते हैं 39। यहाँ पे जो 39 प्रश्न है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीव को क्या कहते हैं? तो उसे वेक्टर कहते हैं। रोगों को संचारित करने वाले जीव को क्या कहते हैं? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, उसे वेक्टर के नाम से जानते हैं। 40 देखिए प्रश्न है। यहाँ पे जो 40 प्रश्न कह रहा है कि ऐसे आधे घिरे हुए तटीय जल समूह जिसका खुले समुद्र में निर्बाध जल प्रवाह हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे छाल, यहाँ पे बात करें नदी मुख के नाम से जानते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे नदी मुख कहते हैं कि जहाँ पे आधे घिरे हुए तटीय जल समूह जिसका खुले भाग समुद्र से निर्बाध हो, जल प्रवाह हो, वहां पे नदी मुख कहा जाता है उसे। 41 प्रश्न है कि सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? तो उसका जो छाल होता है सिनकोना का, वही औषधि देता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 42 देखिए प्रश्न। 42 प्रश्न कर रहा है कि यदि ऑक्सीजन का घनत्व हाइड्रोजन से 16 गुना हो तो उसका तद्रूपी ध्वनि के वेग का क्या अनुपात होगा? तो उस ध्वनि का वेग का 1:4 हो जाएगा। क्या होगा? तो 1:4 हो जाएगा। यहाँ पे 43 प्रश्न है कि चुंबकीय प्रवाह की एसआई यूनिट क्या है? तो चुंबकीय प्रवाह की एसआई यूनिट वेबर होती है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। तो आज की क्लास हम लोग 43 प्रश्नों को किए हैं। कैसा लगा आप लोगों को क्लास? जरूर कमेंट करके बताइएगा। जितना हो सके आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग हैं तो आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। मिलते हैं कुछ ऐसे ही धमाकेदार प्रश्नों के साथ, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।